हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये हमारी तीसरी इकाई होगी जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जलवायु विज्ञान का, अर्थात क्लाइमेटोलॉजी का। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हमें हमारे पर्यावरण में या हमारे वायुमंडल में जो भी घटनाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन करना होता है। इसके अंतर्गत ही हम देखते हैं कि वर्षा किस प्रकार से होती है, पवनें किस तरीके से चलती हैं और हमारा वायुमंडल कैसा होता है। यहाँ तक कि ऊष्मा का जो वितरण होता है उसका अध्ययन भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे जलवायु विज्ञान के पहले वीडियो को और उसके अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जो उपस्थित वायुमंडल है उसका संगठन और उसकी संरचना किस तरीके से है। पहले हम समझते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो बचपन से ही परिभाषा हम पढ़ते आए हुए हैं कि पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरे हुए वायु का आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। लेकिन ये तो क्या होती है, एक जनरल सी परिभाषा होती है। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड तरीके से यदि अध्ययन करें कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल की परिभाषा में हम देखते हैं कि यह एक बहुस्तरीय, कैसा है, बहुस्तरीय, गंधहीन, रंगहीन गैसों का आवरण है। गैसों का आवरण है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। ये इसकी क्या होती है, एक स्तरीय परिभाषा होती है कि क्या है कि यह एक बहुस्तरीय से मतलब ये होता है कि हमारे वायुमंडल में कोई एक स्तर ना होकर बहुत सारे स्तर हैं और इन स्तरों का अध्ययन हम वायुमंडल की जो संरचना होती है उसके अंतर्गत करेंगे कि आखिर वायुमंडल कितने स्तरों में विभक्त है। तो कैसा है ये, बहुस्तरीय, गंधहीन, रंगहीन, अर्थात इसकी कोई गंध नहीं होती, इसका कोई रंग नहीं होता। तो गंधहीन, रंगहीन किसका आवरण है, गैसों का आवरण है। ये ध्यान रखना है, क्या है ये, गंधहीन, रंगहीन गैसों का आवरण है। क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। यदि वायुमंडल की हम संगठन की बात करें कि आखिर वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो वायुमंडल के निर्माण को कहते हैं संगठन, और इसकी जो प्रकृति होती है, दिखाई कैसे देता है, वो कहलाती है इसकी संरचना। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसके संगठन की कि आखिर वायुमंडल क्या सिर्फ और सिर्फ गैसों का आवरण है या फिर और कुछ भी इसमें समाहित है। तो वायुमंडल की यदि हम बात करते हैं तो वायुमंडल बहुत सारे धूल के कणों, गैसों तथा जल वाष्पों का सम्मिश्रण कहलाता है। किस किस का, गैसों का, धूल के कणों का और किसका, जल वाष्प का। अब इसमें गैसें बहुत सारी होती हैं। यदि हम वायुमंडल की पूरी संरचना की बात करें तो पूरे संरचना में से 99% भाग गैसों से ही निर्मित होता है और 99% में से जो सबसे प्रमुख गैसें होती हैं वो 9 हैं और 9 गैसों में से कुछ गैसें हैं जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हम समझते हैं कि इसके संगठन में कौन कौन सी गैसें हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो यदि हम बात करें कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और यदि नाइट्रोजन गैस की हम बात करें कि ये कितने परसेंट में पाई जाती है, तो यह है 78.3% भाग पर पाई जाती है। मतलब यदि टोटल घनत्व का बात करें, टोटल गैसों की बात करें, तो सभी गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। और ये कितनी होती है, 78.3% होती है। ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है या वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस के बाद यदि हम दूसरे नंबर की बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन सा स्थान है, तो हमारी प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन का स्थान आता है। किसका आता है, ऑक्सीजन का स्थान आता है। और ऑक्सीजन की यदि हम मात्रा की बात करते हैं तो 20.9% है, इसलिए कहीं कहीं यह मान 21% लिखा हुआ मिलता है। तो यदि आपको ये दशमलव में मान याद नहीं करना है तो आप सरल सा 21% या 21% कर सकते हैं।
तो दूसरे नंबर पर कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन गैस आती है, जिसका वायुमंडल के संगठन में दूसरा सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसकी विशेषता यह होती है कि यह प्राणदायिनी गैस है और क्या होती है? खुद ज्वलनशील होती है। ऑक्सीजन के बाद यदि हम बात करें कि तीसरे नंबर पर कौन सी गैस आती है, तो तीसरे नंबर पर आती है आर्गन गैस, जो कि एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कौन सी गैस? आर्गन गैस। तो यह तीसरे नंबर पर आती है। और यदि हम इसकी मात्रा की बात करें कि यह कितने परसेंट क्षेत्र पर पाई जाती है, तो 0.93% भाग पर यह पाई जाती है। मतलब टोटल जो वायु का घनत्व है उसमें कितना है इसका परसेंटेज? 0.93% है। बात करें हम चौथी गैस कि चौथे नंबर पर कौन सी गैस आती है, तो आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 भी कहा जाता है, जो ग्रीन हाउस गैस को बनाने में सहायता करती है। इसी के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बना हुआ रहता है। और अभी जो वर्तमान में समस्या आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की, वो समस्या किसके कारण आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही आ रही है। वायुमंडल की एक प्रकृति होती है कि उसमें जो गैस हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है, उनकी मात्रा निश्चित होती है। यदि उस मात्रा में थोड़ी सी हेरफेर हो जाए या वो संगठन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होता है? इसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है, अर्थात वायु में प्रदूषण उत्पन्न होने लगता है। तो ये क्या हो रहा है? इसकी मात्रा में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। अभी यदि बात की जाए कि इसकी कितनी मात्रा होती है, तो इसकी मात्रा होती है 0.03%। और इसको आपको याद करना है, 0.03% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्लियर है? और यदि इसकी मात्रा पूछी जाए तो कितनी है? 0.03% है। और यह कौन से नंबर पर आती है? चौथे नंबर पर आती है। इसके बाद यदि हम गैसों की बात करें तो पांचवें नंबर पर आती है O3, जिसे ओजोन गैस कहा जाता है। और ओजोन गैस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं वो बहुत ही हानिकारक होती हैं। यदि इंसानों की त्वचा के संपर्क में आती है तो वह त्वचा कैंसर को जन्म दे देती है। मतलब यदि वो धरती पर आने लगे तो बहुत सारे रोगों को जन्म दे। तो ये क्या करती है? यह एक खोल की तरह काम करती है। और जैसे ही सूर्य से सीधी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो ये कंबल क्या करता है? उन्हें अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देता, जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो जाती है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर और अन्य माध्यमों से भी अन्य माध्यम के द्वारा उससे गैस निकलती है जिसे बोला जाता है CFC, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस क्या करती है? इसके अणुओं को तोड़ देती है। इसके अणुओं को तोड़कर यह O और O2 में परिवर्तित कर देती है, जिससे क्या हो रहा है? इसका क्षरण हो रहा है और इसमें छिद्र भी देखा गया है। छिद्र के कारण क्या हो रहा है? सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे पृथ्वी पर प्रवेश करने लगी हैं और अनेक रोगों को जन्म दे रही हैं। तो ये क्लियर है? ध्यान रखना, कुछ प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कुछ सम्मेलन हुए हैं जिस पर कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। उसी के आधार पर एक प्रोटोकॉल है। यदि हम बात करें ओजोन परत से संबंधित, तो ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में इससे संबंधित कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो 1987 में अपनाया गया था। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक प्रोटोकॉल अपनाया गया था, जिसे कहा जाए कि ये कौन सा प्रोटोकॉल था? तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपको याद रखने हैं, ये पूछ लिए जाते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये तो हुई संगठन की बात कि आखिर हमारा वायुमंडल किन किन गैसों के मिश्रण से या किन किन गैसों की सहायता से मिलकर बना हुआ है।
तो किन किन गैसों की सहायता से? तो हमने कहा है कि हमारे वायुमंडल का जो संगठन होता है वो धूल के कण, जलवाष्प और गैसों से मिलकर बना होता है। यदि हम गैसों की बात करें तो संपूर्ण वायुमंडल का 99% भाग गैसों से ही निर्मित होता है और इन गैसों में 9 प्रकार की गैसें अति महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उन 9 प्रकार की गैसों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नाइट्रोजन, जो कि 78.3% भाग पर फैली हुई है। फिर आती है ऑक्सीजन जो कि 20.9% भाग पर फैली हुई है। फिर आती है आर्गन जो कि 0.93% भाग पर फैली हुई है। ध्यान रखना ये क्या है? अक्रिय गैस है और सभी अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा यदि वायुमंडल में पाई जाती है तो वो आर्गन की ही पाई जाती है। इसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारी पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में बहुत सहायक सिद्ध होती है, सहायता करती है। यह एक कंबल की भांति कार्य करती है और ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस गैस भी इसे कहा जाता है। इसके बाद आती है आपकी 5वें नंबर की गैस जिसे कहा जाता है ओजोन। और ओजोन क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है जिससे लोगों में त्वचा कैंसर का रोग नहीं हो पाता है। यह एक कंबल की भांति कार्य करती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसमें अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? CFC कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन होने के कारण इसमें होल हो गया है, इसमें छिद्र हो गया है और इसके संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल अपनाया गया है और वो प्रोटोकॉल लाया गया था मॉन्ट्रियल में, इसलिए इसका नाम रखा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब आया था? तो 1987 में आया था। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे वायुमंडल की जो संरचना है वो किस प्रकार से है। ये तो हमने देखा संगठन। ध्यान रखना संगठन और संरचना अलग अलग होती है। संगठन मतलब किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, संरचना मतलब हमारा वायुमंडल किस तरीके से दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की कि आखिर वायुमंडल की संरचना कैसी है, यह कैसे दिखाई देती है। तो वायुमंडल की यदि हम संरचना की बात करें तो यह विभिन्न परतों से मिलकर बनी हुई है और उन विभिन्न परतों की संख्या है 5। सबसे नीचे जो आता है वो आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद स्थान आता है समताप मंडल का। समताप मंडल के बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल के बाद ओजोन और सबसे ऊपर आता है वह्रमंडल। ये जो मंडल हैं इनका निर्माण वायु के संगठन और घनत्व के आधार पर किया गया है। ऊपर जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हर मंडल में तापमान की स्थिति भी अलग अलग होती है। किसी मंडल में तापमान ऊपर जाने पर कम होता है तो किसी मंडल में तापमान ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो इनकी स्थिति तापमान के आधार पर भी अलग है, संगठन के आधार पर भी अलग है और घनत्व के आधार पर भी अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और गैसों का घनत्व भी विभिन्न विभिन्न प्रकार का है। हम बात करें कि जैसे कि ऑक्सीजन O2 गैस जो होती है वो थोड़ी कम भारी होती है अपेक्षा CO2 के। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अधिक भारी होती है और अधिक भारी होने के साथ वह नीचे होती है और ऑक्सीजन गैस कहाँ होती है? ऊपर होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बात करें तो ये और अधिक ऊपर की ओर होती हैं। तो ऐसे ही नीचे गैसों का घनत्व अधिक होता है और ऊपर जाने पर गैसों का घनत्व कम होता जाता है। तो जैसे ही घनत्व अधिक होगा तो वहां पर क्या होगा? तापमान ऊपर जाने पर धीरे धीरे कम होगा और जहां पर घनत्व कम होगा वहां पर तापमान क्या होगा? कम होगा। लेकिन इन मंडलों की कुछ अलग विशेषता के कारण कहीं कहीं पर तापमान में विषमता पाई जाती है। चलिए हम अध्ययन करते हैं हमारे वायुमंडल की संरचना की, जिसमें सबसे पहले और निम्न स्तर पर या निचले स्तर की बात करें तो वहां पर आता है एक मंडल जिसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। तो जितनी भी मौसमीय घटनाएं होती हैं, चाहे बादल का गरजना हो, बिजली का चमकना हो, बारिश का होना हो, दिन का होना हो, पक्षियों का उड़ना हो, आंधियों का चलना हो, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सभी इसी मंडल में होती हैं। यह मंडल की यदि ऊंचाई देखी जाए तो यह 0 से अर्थात धरातल से 8 या 18 किलोमीटर के करीब होती है। अर्थात कहीं पर यह ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है और कहीं पर 18 किलोमीटर होती है। अब मन में प्रश्न आता होगा कि 18 किलोमीटर कहां होती है? तो हमने पृथ्वी के उस विषय में पढ़ा था कि पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, यहां पर वर्ष भर तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण यहां की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, अर्थात यहां पर संवहनीय हवाएं चलती हैं।
और संवहन के कारण यहां पर घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई सर्वाधिक कहां पाई जाती है? विषुवत रेखा पर पाई जाती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर के करीब बसती है। इसीलिए कहा गया है कि जो ऊंचाई है इसकी कहीं पर 8 किलोमीटर है और कहीं पर 18 किलोमीटर है। क्लियर है? इसकी विशेषताएं हुई कि यहां पर समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। अब एक चीज और होता है कि यहां पर यदि हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पे गए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। अर्थात यहां पर कहां पर? क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या आती है? कमी आती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम दूसरे मंडल को, जिसका नाम है समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि इस मंडल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें तापमान में कोई भी वृद्धि नहीं होती, और तापमान में कोई भी वृद्धि ना होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? समताप मंडल कहा जाता है। और ये तापमान में वृद्धि कहां तक नहीं होती? 20 किलोमीटर तक नहीं होती है। यहां पर कोई मौसमी परिघटनाएं भी नहीं होती हैं, ना हवाएं तेज चलती हैं, ना आंधियां चलती हैं, ना वर्षा होती है, ना बादल गरजते, कुछ भी नहीं होता। जितनी भी क्रियाएं होनी थी वो कहां पर? क्षोभ मंडल में हो जाती हैं। तो जो हमारे वायुयान चलते हैं, जो जेट यान चलते हैं, उनके लिए यदि सही दशा देखी जाए तो वो समताप मंडल के अंतर्गत ही पाई जाती है। अर्थात हमारे जो वायुयान गति करते हैं या वायुयान चलते हैं वो कहां चलते हैं? समताप मंडल में चलते हैं। 20 किलोमीटर के ऊपर जैसे ही हम थोड़े से और ऊपर जाते हैं तो इसके तापमान में धीरे धीरे क्या होने लगती है? गर्माहट आने लगती है, अर्थात तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। उसका कारण है कि इसकी ऊपरी सतह पर ओजोन मंडल का होना। ओजोन मंडल ओजोन गैस की एक सतह होती है, एक परत होती है जो कि समताप मंडल की ऊपरी सतह पर स्थित है। यह सतह जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो सूर्य होता है यह क्या करता है? ये किरणों को भेजता है और उनमें होती हैं पराबैंगनी किरणें, और पराबैंगनी किरणें मानव के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। यदि वो मानव की त्वचा के संपर्क में आ जाए तो उन्हें त्वचा कैंसर भी हो सकता है। तो यह कंबल, यह ओजोन गैसों की यह परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमें त्वचा कैंसर होने से बचाती है। अभी मैंने बताया था जब हम संगठन की बात कर रहे थे कि ओजोन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसे नुकसान कैसे पहुंच रहा है, उसके लिए प्रोटोकॉल कौन कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल की ऊंचाई 8 या 18 किलोमीटर अर्थात क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ती, ऐसा नहीं है क्षोभ मंडल की तरह कहीं 18 हो कहीं 8 हो। इसकी बराबर है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या रहता है? आपका समताप मंडल रहता है। समताप मंडल की ऊपरी सतह पर 35 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन मंडल होता है। चूंकि यह अवरक्त किरणों को अवशोषित करता है इसलिए इसका तापमान बढ़ जाता है, और यही कारण है कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अर्थात इसकी जो 35 किलोमीटर है 18 किलोमीटर से हम 20 किलोमीटर जाते हैं तो तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन 20 किलोमीटर से जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगती है। तो ये तो क्या थी? समताप मंडल की विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तीसरे मंडल की, जिसे कहते हैं मध्य मंडल। जो कि दोस्तों हमने देखा था कि ऊपर बढ़ने पर तापमान में कमी आ रही थी, लेकिन यहां पर ओजोन मंडल आ जाने के कारण तापमान में क्या हुआ? थोड़ी सी वृद्धि हुई, उसके नीचे तापमान स्थिर अवस्था में हो गया। तो ये जो वृद्धि, जो कमी थी ऊपर जाने पे जो हो रही थी वो लगातार होती रहती है। और मध्य मंडल एक ऐसा मंडल है जहां पर तापमान सबसे न्यूनतम पहुंच जाता है, अर्थात तापमान की सबसे न्यूनतम अवस्था आ जाती है। और उस न्यूनतम अवस्था की यदि हम बात करते हैं कि तापमान की न्यूनतम अवस्था को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मीजोपास। क्या कहा जाता है? मीजोपास। और यही बात यदि हम समताप मंडल की सबसे ऊपरी सतह की बात करें तो इसे कहा जाता है स्ट्रेटोपास। ये ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेटोपास क्या है या मीजोपास क्या है। तो स्ट्रेटोपास समताप मंडल की सबसे ऊपरी सतह को स्ट्रेटोपास कहा जाता है, और मध्य मंडल के सबसे न्यूनतम तापमान सीमा को मीजोपास कहा जाता है। ये दो शब्द आपको ध्यान रखना है।
मध्यमंडल में जैसे ही हम जाते हैं तो यहां पर तापमान में अचानक गिरावट आती है और वो गिरावट माइनस में तक पहुंच जाती है। अर्थात यदि हम वायुमंडल की बात करें कि वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहां पाया जाता है तो वो मध्यमंडल में पाया जाता है। बात करते हैं इसके आगे के मंडल की, जिसे कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल का नाम उसमें उपस्थित आयनों के आधार पर रखा गया है। यहां पर बहुत सारी चुंबकीय और विषुवतीय परिघटनाएं होती हैं। इसमें बहुत सारी लेयरें होती हैं, जिसमें प्रमुख हैं डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। ये जो लेयर होती हैं ये अणुओं से बनी, आयनों से मिलकर बनी होती हैं और ये आयन जो रेडियो तरंगें होती हैं इन्हें परावर्तित करने का काम करती हैं। जैसे कि जो लंबी या दीर्घ तरंगें होती हैं उनका परिवर्तन जो है डी लेयर करती है, जो मध्य तरंगें होती हैं उनका परावर्तन ई लेयर करती है और जो लघु होती हैं उनको परावर्तित कौन करती हैं, एफ लेयर करती हैं। जबकि जी लेयर तीनों तरंगों को, चाहे वो लघु हो, चाहे मध्य हो, चाहे दीर्घ हो, सभी का परावर्तन नीचे की ओर करती हैं। अर्थात यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्टेशन केंद्र स्थापित किए जाते हैं, जो केंद्र रेडियो तरंगों को वापस भेजने का काम करते हैं, रेडियो प्रसारण का काम करते हैं। आप लोगों ने ब्रह्मांड के अंतर्गत एक शब्दावली पढ़ी थी जिसे कहा गया था अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस की घटना थी वो ई लेयर में होती है। कहां पर होती है? ई लेयर में होती है। यहां पर जैसे ही सूर्य से आने वाली तरंगें प्रवेश करती हैं तो यहां पर क्या होता है, पृथ्वी के उत्तरीय ध्रुव पर चमक और दक्षिणी ध्रुव पर चमक उत्पन्न होती है और उत्तरीय ध्रुव की चमक को बोलते हैं अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव की चमक को बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। रेडियो तरंगों का प्रसारण भी यहीं से होता है, इसीलिए जब ये परिघटना होती है अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस की तो हमारे रेडियो तरंगों में या रेडियो में क्या होने लगता है, सिग्नलों में प्रॉब्लम आने लगती है। जो हमारे तकनीकी यंत्र होते हैं इनमें खराबियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं आयन मंडल की तो इसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर के बीच और मध्य मंडल की कितनी थी, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच। आयन मंडल के ऊपर यदि हम जाते हैं तो वहां पर आ जाता है वायुमंडल। यहां पर मुख्यतः यदि गैसों की बात की जाए तो यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसीय अस्तित्व में बसती हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 1000 किलोमीटर होती है। 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल जो होता है बहुत सूक्ष्म अवस्था में 10,000 किलोमीटर तक जाता है और 10,000 किलोमीटर के बाद यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो यहां पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कहां पर किए जाते हैं? वायुमंडल में किए जाते हैं। वायुमंडल की सीमा क्या था? 1000 है, लेकिन कभी कभी ये ऊपर तक भी मानी जाती है। तो ये तो क्या है, इनकी सभी की विशेषताएं हैं। ध्यान रखना जो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए क्या कर रहा है, सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए तो पारदर्शी का काम करता है, अर्थात पारदर्शक का काम करता है, अर्थात अंदर जाने देता है। लेकिन पार्थिव विकिरण क्या कहलाता है कि जो सूर्य से विकिरण आए उनको पृथ्वी ने अवशोषित किया, अब उनको परावर्तित भी करेगा। तो जो ऊष्मा को वह परावर्तित करता है उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में चलते हैं, तो दीर्घ तरंगों को ये बाहर नहीं जाने देता तथा एक ऊष्मा के कंबल के रूप में कार्य करता है और यहां के तापमान को बनाए रखता है। तो वायुमंडल की विशेषता आपको समझ में आई? क्या करता है? सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए तो पारदर्शी का काम करता है, पारदर्शक का काम करता है, उनको जाने देता है, उनको प्रवेश कर लेता है। लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए, जो पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगें हैं, उन्हें अपारदर्शक के रूप में कार्य करता है और बाहर नहीं जाने देता और इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। मतलब यदि प्रश्न पूछा जाए कि जो पृथ्वी पर गर्मी का स्रोत है, जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, वो कैसे आ रही है, तो स्रोत तो सूर्य है, लेकिन उसकी किरणों से डायरेक्ट हमें ऊष्मा प्राप्त नहीं होती। जो गर्मी वायुमंडल में बनी रहती है वो बनी रहती है पार्थिव विकिरण के कारण। जब पार्थिव विकिरण से मतलब पृथ्वी से ऊर्जा बाहर निकलती है तो यहां पर उपस्थित भारी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, जल वाष्प है, धूल के कण हैं, ये उसको अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के कारण यहां पर तापमान में वृद्धि हो जाती है। और यही कारण है कि क्षोभ मंडल में निचली सतह में तापमान अधिक होता है, क्योंकि यहां पर जल वाष्प, धूल के कण और भारी गैसों की मात्रा
नीचे अधिक होती है और ऊपर जाने पर वो कमी आने लगती है उनमें। क्लियर है? ये चीजें आपको समझ में आई? तो ये क्या था आपका तापमान में विषमता है कि यदि हम बात करें क्षोभ मंडल की तो क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल में पहुंचते हैं तो समताप मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कहां से? क्षोभ मंडल की सीमा से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई भी वृद्धि नहीं होती। इसी आधार पर इसका नाम समताप मंडल रखा गया है। लेकिन 20 किलोमीटर के जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि आने लगती है। लेकिन हम जैसे ही 50 किलोमीटर के ऊपर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हैं मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल में तापमान में अचानक गिरावट आती है और तापमान सबसे निम्नतम बिंदु पर पहुंच जाता है, जो कि पृथ्वी का सबसे कम तापमान होता है। इसके बाद यदि हम आयन मंडल की बात करें, यहां आयन होते हैं, चुंबकीय घटनाएं होती हैं, विषुवतीय घटनाएं होती हैं, विद्युतीय घटनाएं होती हैं, इसलिए यहां पर तापमान में वृद्धि होने लगती है। और बहिर्मंडल में जाते हैं तो वहां पर भी लगातार तापमान बढ़ता रहता है और जैसे ही हम वायुमंडल को पार कर जाते हैं तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट प्रवेश करती हैं और तापमान में वृद्धि होती है। तो तापमान का स्तर समझ में आया कि तापमान कहां पर कैसा हो रहा है, कहां पर बढ़ रहा है, कहां पर कम हो रहा है। फिर हमें यह भी समझा कि आखिर इनकी विशेषताएं क्या हैं, मौसमी घटनाएं कहां हो रही हैं, जेट यान कहां पर स्थापित हैं, या फिर आपके जो रेडियो स्टेशन केंद्र हैं या अंतरराष्ट्रीय स्टेशन केंद्र हैं वो कहां पर स्थापित किए गए हैं, और कृत्रिम उपग्रह को कहां पर स्थापित किया जाता है। तो ये सारी चीजें कवर होती हैं कहां पर? हमारे इसमें टॉपिक में, जिसका नाम है वायुमंडल की संरचना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने क्या समझने का प्रयास किया? इस टॉपिक के अंतर्गत हमने वायुमंडल को, वायुमंडल की विशेषता को, वायुमंडल की संगठन को और वायुमंडल की संरचना को समझने का प्रयास किया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा बजट का अध्ययन करेंगे, पवनों का अध्ययन करेंगे कि पवनें किस तरीके से चलती हैं और पवनें होती क्या हैं। वायु और पवन में भी अंतर समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम ऊष्मा बजट का भी अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।